आज की दुनिया में डॉलर संपत्ति के हस्तांतरण का माध्यम बन चुका है। आप जानते हैं कि मुद्रा और संपत्ति दो अलग अलग चीजें हैं। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास एक इमारत है तो वह मेरी संपत्ति या एसेट कहलाती है। इस संपत्ति का मूल्यांकन उसके बेचने या स्थानांतरण के समय मायने रखता है। एक समय था जब व्यापार वस्तु के बदले वस्तु से होता था। बाद में यह क्रमशः विकसित होकर आज की कागजी मुद्रा तक पहुंच गया। इन कागजी मुद्राओं में डॉलर एक है। अब डॉलर ने वैश्विक रूप से प्रभुत्व हासिल कर लिया है और एक शक्तिशाली स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि कुछ मुद्राएं अमेरिकी डॉलर से भी अधिक मजबूत मानी जाती हैं। जैसे ब्रिटिश पाउंड आज भी डॉलर से अधिक मूल्यवान माना जाता है, लेकिन वैश्विक प्रभुत्व के मामले में अमेरिकी डॉलर ही सबसे आगे है। डॉलर ने यह प्रभुत्व कैसे हासिल किया, यह एक लंबी चर्चा है और मैं फिलहाल उसमें नहीं जा रहा हूं। जब वैश्विक व्यापार, आयात निर्यात एक ही मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर के जरिए नियंत्रित होने लगा, तभी से डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व से निकाला गया कच्चा तेल रिफाइन होकर ऑक्टेन, पेट्रोल, डीजल और यहां तक कि बिटुमिन तक बनता है। जब तेल उत्पादक देशों ने कहा कि भुगतान केवल डॉलर में होगा, तभी से डॉलर का वर्चस्व शुरू हुआ। जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे विश्व बैंक और IMF उनके नियंत्रण में चले गए, तो ये संस्थाएं वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने लगीं। वे मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगीं और हमारे जैसे देशों के आयातकों और निर्यातकों से कहने लगीं, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो भुगतान डॉलर में करना होगा, हम आपकी स्थानीय मुद्रा नहीं लेंगे। इससे डॉलर की मांग पैदा हुई। लेकिन डॉलर एक दिन में ताकतवर नहीं हुआ। शुरुआत में उन्होंने सैन्य ताकत दिखाई, जैसे जापान पर बम गिराकर एक विशाल साम्राज्य को नष्ट कर दिया। जापान गिर गया और वे एकमात्र वैश्विक महाशक्ति बन गए। वे सैन्य शक्ति बन गए, सैन्य और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में। उसके बाद उन्होंने व्यापार, उद्योग और वैश्विक आर्थिक प्रणालियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जो संस्थाएं वैश्विक आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करती हैं, वे भी अमेरिका और ब्रिटेन के अधीन हैं, और तभी से डॉलर का राज चल रहा है। इसलिए डॉलर का विरोध करना इतना आसान नहीं, यह असंभव है। यही कारण है कि ब्याज, रिबा इस पूरे मुद्दे का केंद्रीय बिंदु है। इस्लाम में ब्याज हराम है। पहले हमें 200 करोड़ मुसलमानों को इस मूल सिद्धांत पर लौटना होगा। अमेरिका की जनसंख्या अब लगभग 40 करोड़ है, जो 50 राज्यों में फैली हुई है, जिन्हें मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है, और यही 40 करोड़ लोग एक महाशक्ति बन गए हैं। दूसरी ओर 200 करोड़ मुसलमान 60 देशों में फैले हुए हैं, इंडोनेशिया से लेकर अटलांटिक महासागर के किनारे तक, जिनमें छोटे देश जैसे मालदीव और ब्रुनेई भी हैं। ब्रुनेई में सुल्तान बोल्किया अपार ऐश्वर्य में रहते हैं। उनके पास हजारों महंगी कारें हैं। लेकिन एक और मुस्लिम देश जैसे सूडान या इरिट्रिया, वहां के मुसलमानों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। नाइजीरिया में गरीबी चरम पर है। यूरोपीय शक्तियों ने उन्हें लूटा है। सोमालिया के समुद्री लुटेरे, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक लुटेरे माना जाता है, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। उन्हें लूटना पड़ता है, जैसे पहले अरब कबीलों को करना पड़ता था। अगर ये 60 मुस्लिम राष्ट्र और 200 करोड़ मुसलमान एक सिद्धांत पर एक हो जाएं कि हम अल्लाह के कानून के अलावा किसी और कानून को नहीं मानेंगे, तो वे अगले ही दिन एक महाशक्ति बन सकते हैं। पहले राज्य की शक्ति होगी, फिर सैन्य शक्ति, जैसा कि अल कुरान में कहा गया है, तैयार करो जितनी ताकत तुम जमा कर सकते हो। अल अनफाल 8:60। अगर ये 200 करोड़ मुसलमान सच्चे दिल से ईमान लाएं और कहें ब्याज हराम है और हम अपने राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली ब्याज पर आधारित नहीं बनाएंगे, तो ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। ब्याज हराम क्यों है? हमने इसे कई तरीकों से समझाया है। यह एक प्रकार का आर्थिक अन्याय है। यह संपत्ति को कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित कर देता है।
यह इस्लामी अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसी केंद्रीकरण से पूंजीवाद, कैपिटलिज्म जन्मा। पूंजीवाद ने कुछ लोगों को इतनी अपार दौलत दी है कि उसकी गणना संभव नहीं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का सहयोगी एलन मस्क। इसलिए मुसलमानों को ब्याज आधारित व्यवस्था से बाहर निकलना होगा, तभी आर्थिक न्याय आएगा, संतुलन आएगा, संपत्ति का न्याय संगत वितरण होगा। अब आप पूछ सकते हैं, दुनिया तो डॉलर के प्रभुत्व पर चलती है, अगर हम ब्याज को नकारें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे करेंगे? बहुत बड़ा सवाल लगता है ना? लेकिन नहीं, इसका जवाब बहुत ही आसान है। जैसे ही आप अपनी खुद की आर्थिक प्रणाली स्थापित करेंगे, जो भी आपके साथ व्यापार करना चाहेगा उसे आपके नियमों को मानना होगा। बहुत सरल। इस जाहिली व्यवस्था से निकलने का रास्ता साफ है। जो भी व्यापार नीति आप बनाएंगे, दूसरों को उसे मानना पड़ेगा। लेकिन आज की गलत नीतियों की वजह से वे आप पर हावी हो गए हैं। वे हस्तक्षेप करते हैं, वर्चस्व स्थापित करते हैं, और आपके देश की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होकर खड़ी नहीं हो पा रही। वे पहले राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं, दंगे करवाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, अरबों रुपए की पूंजी को विदेश भेजने में मदद करते हैं, और फिर कहते हैं कर्ज लो। और एक देश जो लगातार कर्ज लेता है, उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। फिर उन्हें वही करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। हमारी प्रस्तावित शासन प्रणाली एक ऐसे राष्ट्र को खड़ा करेगी जिसकी रीढ़ मजबूत होगी। पहले हम अल्लाह के दिए हुए एक भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम की स्थापना करेंगे, जहां कानून का राज होगा, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहां अर्थव्यवस्था उत्पादक होगी, आयात पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और निर्यात पर केंद्रित होगी, कागज की मुद्रा पर नहीं बल्कि संपत्ति एसेट पर आधारित होगी। आप एक अर्थशास्त्र के छात्र हैं। आप अच्छी तरह समझते हैं कि एसेट बेस्ड अर्थव्यवस्था क्या होती है। हम ऐसी ही अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं ताकि डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो। हमारे जो लोग विदेशों में काम करते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, वे कुशल हों, अकुशल नहीं। मेरे पास इसके लिए प्रस्ताव हैं। जब देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तब हर ग्रेजुएट जो आज बेरोजगार है, किसी न किसी काम में लग जाएगा। यहां तक कि 8वीं कक्षा तक पढ़ा व्यक्ति भी तकनीकी ज्ञान रखेगा। उसे ऐसा शिक्षित किया जाएगा कि वह उत्पादक बन सके। तब मैं पूरी दुनिया को कुशल श्रमिक दे पाऊंगा। ये श्रमिक देखेंगे कि उनकी मेहनत की कमाई यहां पर निष्पक्ष रूप से वितरित हो रही है, खिलाफत के आदर्शों के तहत। $1 उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा कीमती होगा। वे अपनी जरूरतें छोड़कर पैसा अपने देश भेजेंगे, दौलत भर जाएगी। आज आप कर्ज में हैं, तब वे आपके कर्जदार बनेंगे। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मेरी आर्थिक प्रणाली ऐसी होगी कि हमें विदेशियों से $1 का भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। कितना रिजर्व चाहिए आपको? हमें किसी का कर्ज नहीं चाहिए। हमें किसी भी ऋण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केवल अर्थव्यवस्था पर्याप्त नहीं है। शासन प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायपालिका भी निष्पक्ष होनी चाहिए। जब न्याय स्थापित होगा तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। वहां सामाजिक सुरक्षा होगी। जब लोग खुले दरवाजे के साथ चैन से सो पाएंगे, तब वे पैसा जमा करके नहीं रखेंगे। वे सोने के थैले को तकिए की तरह रखकर सो सकेंगे, बिना डर के। जब पैसा जमा नहीं होगा तो क्या होगा? वह घूमेगा, संचालित होगा, जिससे आर्थिक गति पैदा होगी जो सभी को लाभ पहुंचाएगी। क्या आप मेरी बात समझे? कृषि, व्यापार और उत्पादन, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। डॉलर के प्रभुत्व का विरोध तभी सफल होगा जब पहले हम एक मजबूत, संगठित राष्ट्र बनाएं। इसलिए जुमा की नमाज की एक शर्त है, वह केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र में अदा की जा सकती है। गुलामों के लिए जुमा जायज नहीं है। हर विद्वान यह बात जानता है। इस्लाम में स्वतंत्र राष्ट्र वह है जो अल्लाह के कानूनों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनाए। यही सच्ची स्वतंत्रता है। आज उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा ही बदल दी है, सिर्फ इसलिए कि कोई आपके भौगोलिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वतंत्र हैं।